प्यारे बच्चों, चलिए बीए भाग 3 आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे बीए फाइनल ईयर फर्स्ट पेपर का नाम है बच्चों स्ट्रैटेजिक विचारक। ठीक है, स्ट्रैटेजिक विचारकों में आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल कार्ल वान क्लाजेविट्ज, जिनका पार्ट नाम क्लाजेविट्ज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें बगैर देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाइए। सबसे पहले हम क्लाजेविट्ज का परिचय आप लोगों से करा देते हैं। इनका परिचय जो है देख लीजिए। इनका जन्म 1780 ईस्वी में प्रफा में हुआ था। प्रफा जर्मनी का पूर्व नाम है, यानी वर्तमान जर्मनी पूर्व पहले प्रफा के नाम से जाना जाता था। ठीक है बच्चों, यानी जर्मनी का पहले नाम क्या था? प्रफा। इनकी मृत्यु हुई 1831 में। इन्हें जो है जर्मन सेना का आध्यात्मिक जनक भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इन्हें जो है जर्मन सेना का आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। वैसे भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, जिससे हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने युद्ध में अधिकतम हिंसा का समर्थन किया है। इनका विचार था कि अपनी बात मनवाने के लिए युद्ध में अधिकतम हिंसा का प्रयोग यानी भयानक रक्तपात किया जाए, जिससे आतंकित होकर शत्रु बात मान ले। ये पूर्ण युद्ध के समर्थक थे, अर्थात संपूर्ण विनाश। और नेपोलियन का समकालीन इन्हें जो है, ये चूँकि नेपोलियन के काल में थे। नेपोलियन का मतलब बच्चों जिसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे कहा जाता है युद्ध का देवता। तो ये युद्ध के देवता के समय में समकालीन थे, यानी उसी समय ये स्वयं थे। मानो चूँकि युद्ध का देवता नेपोलियन को इसलिए कहा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक युद्ध लड़ने वाला नेपोलियन ही था, और सबसे अधिक युद्धों में सफलता भी प्राप्त किया तो वो नेपोलियन ही था। और ऐसी स्थिति में उसी समय क्लाजेविट्ज उन्हीं के समकक्ष थे, और जो है नेपोलियन के विरुद्ध युद्धों में भाग लेते रहे, नेपोलियन की अपोजिट सेना में, नेपोलियन के विरोधी सेना में। और ऐसी स्थिति में कि मानो युद्ध जो है स्वयं अपनी व्याख्या कर रहा हो, क्योंकि पूर्ण युद्ध के समर्थक थे। और यही स्थिति थी, नेपोलियन भी बड़ी बड़ी सेनाओं का प्रयोग कर रहा था। सशस्त्र राष्ट्र राज्य के समय में समझ लीजिए आप लोग कि क्लाजेविट्ज जो है थे एक जनरल के रूप में। इनकी पुस्तक का नाम है ऑन वार, जो कि प्रसिद्ध पुस्तक है। अक्सर जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जाता है, कहीं भी कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है बच्चों। वो है ऑन वार या ओम क्राइज। ठीक है, हालांकि ज़्यादा प्रसिद्ध ऑन वार के ही नाम से है, जिसे ओम क्राइज भी कहा जाता है। ये पुस्तक जो है 8 भागों में विभाजित है। 8 ये भाग कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। युद्ध की प्रकृति, युद्ध का सिद्धांत, स्ट्रैटेजी, युद्ध क्षेत्र, सैन्य शक्ति, सुरक्षा, आक्रमण, युद्ध योजना। ये एक प्रकार से सब जो है युद्ध के ही अंग हैं, क्योंकि युद्ध के जो सिद्धांत हैं, स्ट्रैटेजी क्या क्या, युद्ध नीति, युद्ध क्षेत्र भी महत्व रखता है, सैन्य शक्ति, सेना, सुरक्षा, आक्रमण, युद्ध योजना। ये 8 भाग हैं जिसमें इनकी पुस्तक विभाजित की है। लेकिन दुर्भाग्य था कि इनकी मृत्यु जो है पुस्तक के प्रकाशित होने से पहले ही हो गई, और इनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मेरी वान क्लाजेविट्ज ने पुस्तक को प्रकाशित कराया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। युद्ध पर क्लाजेविट्ज के क्या विचार थे? इन्होंने क्या कहा है? युद्ध राष्ट्रीय नीतियों को क्रियान्वित करने का अंतिम साधन है। अंतिम साधन इन्होंने क्यों कहा है बच्चों? आप लोगों ने कौटिल्य में पढ़ा होगा कि अपनी नीतियों को साधने के लिए या अपनी विदेश नीति को कार्यान्वित करने के लिए 4 प्रकार की प्रयोग किए जाते हैं, 4 प्रकार के साधन। साम, दाम, भेद, दंड। यानी अंतिम इन्होंने इसीलिए कहा है, पहले समझाया बुझाया जाए, फिर प्रलोभन दिया जाए, फिर जो है उनमें तोड़ फोड़ करके कमज़ोर कराया जाए भेद की नीति,
उसके बाद अंत में युद्ध। ठीक है, और युद्ध का कारण क्या है? दो राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों का टकराव। बच्चों, राष्ट्रीय हित क्या होते हैं? राष्ट्रीय हित जो है ये कई प्रकार के होते हैं। एक तो मार्मिक हित होते हैं जिन्हें किसी कीमत पर हम छोड़ नहीं सकते। जैसे हम लोगों का मार्मिक हित क्या है? सबसे पहले भोजन, वस्त्र और मकान। इसमें तीनों चीज़ें अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, किसी का कोई भी हित कम नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है बच्चों यही है, दो राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों का टकराव। यानी अगर दोनों ही राष्ट्रों के हित एक ही हैं तो उस हित को प्राप्त करने के लिए दोनों राष्ट्र प्रयत्नशील रहेंगे, और दोनों ही जब एक ही चीज़ प्राप्त करेंगे तो उनमें कंपटीशन होगा। और राष्ट्रों का कंपटीशन कहाँ होता है? युद्ध के मैदान में। हित का मतलब होता है बच्चों, एक राष्ट्र को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वही उनका राष्ट्रीय हित होता है। एक व्यक्ति को जब एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वही उस व्यक्ति का हित होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, इसी में आपका हित है, यानी आपके लिए लाभदायक चीज़ है, इसीलिए आपका वो हित माना जाता है। अब वास्तव में लाभदायक है तब तो अपना हित है। तो ऐसे राष्ट्रों का भी हित होता है। हर राष्ट्र शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, हर राष्ट्र क्षेत्र विस्तार के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, हर राष्ट्र मान, बड़ाई, यश, कीर्ति के लिए परेशान रहते हैं। तो ऐसे में बच्चों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्या बोलते हैं, उन्हें मार्मिक हित कहा जाता है। मार्मिक हित जानते ही हैं भाई, क्या बोलते हैं? मार्मिक एकता, अखंडता और संप्रभुता। बच्चों, राष्ट्रीय सुरक्षा में आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, राष्ट्रों के मार्मिक हित 3 होते हैं: एकता, अखंडता और संप्रभुता। एकता का मतलब राष्ट्र हमारा एक बना रहे, अखंडता राष्ट्र हमारा विभिन्न टुकड़ों में ना बटे, खंडित ना हो, संप्रभुता कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो है विधि मतलब अपने अंदर और बाहर के कार्यों में पूर्णतया आज़ाद हो, अर्थात इन पे किसी अन्य पड़ोसी, किसी अन्य राष्ट्र का और किसी अन्य नीतियों का कोई दबाव ना हो। ठीक है, युद्ध का कारण इन्होंने क्या कहा है? दो राष्ट्रों के हितों का टकराव। हित एक, पाने वाले दो। ठीक है बच्चों, हित एक, पाने वाले दो, तो दोनों में युद्ध अवश्यंभावी है, क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए दोनों को आपस में टकराना ही होगा। और युद्ध के तत्व क्या क्या हैं? युद्ध दो राज्यों के मध्य होता है, पहला तत्व हो गया। और उद्देश्य इनका क्या होता है? राष्ट्रीय नीतियों का क्रियान्वयन, यानी अपनी नीतियों को संचालित करना, हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए। उपाय क्या है? राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति का उपाय क्या है? युद्ध अंतिम साधन। उपाय तो कई हैं, साम, दाम, भेद, दंड, लेकिन अंतिम साधन जो है वो युद्ध है। ठीक है बच्चों, युद्ध के प्रमुख तत्व, पहली बात तो युद्ध में 2 राज्य होंगे, 2 गुट होंगे, 2 विपक्षी होंगे। 3 राष्ट्रों के बीच में युद्ध नहीं होगा, गुट 2 ही होंगे। उपाय, उद्देश्य अपनी नीतियों को संचालित करना, हम अपनी बातों को मनवाना, और उपाय किस रास्ते से हम जो है उसको प्राप्त करते हैं, अंतिम विकल्प युद्ध है। ठीक, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इन्होंने अंतिम में क्या कहा है? युद्ध है कि हिंसात्मक साधन है। हिंसात्मक का मतलब होता है रक्तपात, मार पीट, मार काट। ठीक है, हिंसात्मक साधन। अब इन्होंने युद्ध पर अपने विचार को किस प्रकार व्यक्त किया है देख लीजिए। युद्ध ना तो एक वैज्ञानिक क्रीड़ा है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद है, बल्कि युद्ध वास्तव में एक हिंसात्मक कार्य है जिसमें दया और नरमी का कोई स्थान नहीं है। ठीक है बच्चों, हालांकि ये परिभाषा आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इन्होंने किसी भी कार्य के लिए युद्ध में इन्होंने केवल जो है रक्तपात, भयानक रक्तपात, खून खराबे को ही इन्होंने सपोर्ट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्होंने कहा है कि और शत्रु को निशस्त्र करने अथवा उस पर विजय प्राप्त करने के लिए भयंकर रक्तपात यानी भयंकर खून खराबे के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। ठीक है बच्चों, अर्थात शत्रु को जीतने के लिए
केवल मारकाट, केवल मारकाट, केवल मारकाट, ऐसा इन्होंने कहा है। इसके अतिरिक्त तो कोई उपाय है ही नहीं। और क्लाज़ेविट्ज़ नेपोलियन की युद्धों की व्याख्या करते हुए, क्योंकि नेपोलियन के ही समकालीन थे, तो नेपोलियन का युद्ध, नेपोलियन के साथ युद्धों में नेपोलियन के विरोधी सेनाओं के रूप में हमेशा जो है जनरल के रूप में भाग लेते रहे हैं। इसलिए नेपोलियन के युद्धों की व्याख्या करते हुए इन्होंने पूर्ण युद्ध का समर्थन किया। पूर्ण युद्ध का मतलब संपूर्ण साधनों का प्रयोग और संपूर्ण विनाश। संपूर्ण युद्ध का मतलब बच्चों राष्ट्र के संपूर्ण साधनों का प्रयोग, नैतिक अनैतिक वैध अवैध हर साधन का प्रयोग, वही है पूर्ण युद्ध। और विजय प्राप्ति के लिए शत्रु का पूर्ण विनाश भी आवश्यक है। तो पूर्ण युद्ध का मतलब बच्चों इन्होंने क्या कहा है, अपने संपूर्ण साधनों का प्रयोग करके विरोधियों की पूर्ण सफाई, विरोधियों का पूर्ण विनाश आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है कि क्लाज़ेविट्ज़ के युद्ध में अधिकतम हिंसा के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, युद्ध में चूंकि इन्होंने अधिकतम हिंसा कहा था, अब देखिए इसको हम लोग, क्लाज़ेविट्ज़ ने युद्ध को हिंसात्मक कार्य माना है, सब लोग पहले ही समझ चुके हैं आप लोग, और जिसके द्वारा शत्रु को अपनी बात मानने के लिए मजबूर किया जाता है या बाध्य किया जाता है, यानी मार काट करके उनसे अपनी बात मनवाइए। और उपरोक्त परिभाषा के निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं। युद्ध का उद्देश्य अपनी इच्छा मनवाने के लिए शत्रु को बाध्य करना, उद्देश्य की प्राप्ति का साधन शक्ति का प्रयोग या हिंसात्मक या रक्तपात या खून खराबा। ठीक है, और सैनिक लक्ष्य क्या होता है, शस्त्र को निशस्त्र करना, यानी शत्रु इस लायक ना रह जाए कि आपसे लड़े, आपसे लड़ने लायक ना रह जाए, भले उसको मार काट कर उसको समाप्त कर देना पड़े, यानी उसको इस तरह छोड़ना कि दोबारा आपके ऊपर अटैक करने की बात वो सोच ही ना पाए। भारी हिंसात्मक कार्यों के द्वारा सैनिक लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है और इसके अतिरिक्त इसका कोई अन्य आसान या सरल उपाय नहीं है। इन्होंने कहा है कि केवल मारकाट, केवल रक्तपात, इसके अतिरिक्त और कोई जो है दया नरमी इन्होंने कहीं दिखाया ही नहीं है। बल्कि इनके ही समकक्ष, इनके ही समकालीन जो है जोमिनी था, इसके पहले जो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि नेपोलियन का गुरु भी था, जिसको कहा जाता है ना नेपोलियन अगर युद्ध का देवता तो जोमिनी उसका एकमात्र गुरु था। ठीक, उसने जो है युद्ध में केवल नरमी को भी साथ में रखकर केवल उसने निशस्त्र और पराजित करने की बात कही, ना कि मारने काटने की और उनको समाप्त करने की बात कही उसने। और इन्होंने ये भी कहा है हिंसा तभी सफल होगी, यानी खून खराबा तभी सफल होगा जब उसमें दया तथा उदारता का मिश्रण ना हो। भैया किसी को अगर मारना है तो बेदर्द हो के मारिए, ना कि अगर उसमें आपने दया दिखा दिया तो आप मार ही नहीं सकते। अब मार नहीं सकते तो आपकी राजनीति वहीं कमज़ोर पड़ गई, आपकी नीतियाँ क्रियान्वित नहीं हो पाएंगी, यानी जबरन आप उन पर प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्थान आपका जो जबरन वाला है, रक्तपात वाला है, उसमें क्या क्या आ गया, दया एवं उदारता। अब क्लाज़ेविट्ज़ ने यह भी माना है कि वास्तविकता से दूर केवल तर्क करते समय यदि शक्ति अन्य बाहरी चीज़ों से प्रभावित ना हो तो राष्ट्रों के बीच होने वाले युद्धों में हिंसा की कोई सीमा नहीं होगी। यानी अगर युद्ध जो है शक्ति बाहरी चीज़ों से मतलब अन्य किसी चीज़ों से, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि बाहरी चीज़ों का मतलब है अगर जो है हम किसी अन्य राष्ट्र में भयानक हिंसा का प्रयोग करके उसको जीत भी लेते हैं तो आने वाले समय में, क्योंकि हमको उस राज्य पे राज करना है, वहाँ की जनता पर राज करना है, लाखों के ढेर पर कोई राज करना नहीं चाहता। कौन लाखों के ढेर पे राज करेगा आप बताएं, कोई नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए जो है और आने वाले समय में क्योंकि वहाँ से टैक्स भी लेना है, अगर उनको जो है कर भी लेना है और उतना जो है उनको बचा कर भी रखना है। क्योंकि लाखों के ढेर पर कोई राज करना नहीं चाहता, कौन राज करना चाहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं युद्ध का वातावरण।
ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा हमें लग रहा है। चलो बच्चों, इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आप लोग ऊबने लगते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं बच्चों।